Hello everyone, my name is Amit Kumar and today I am going to discuss the quant and the reasoning portion of the CSET of the UPSC prelims 2026. So start। और मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो मुझे लगता है कि पेपर में अगर कोई एक एस्पिरेंट बैठता तो वो उस प्रेशर में सॉल्व कर पाता। I will try to do maximum question as much as possible. So let's start। And I have already solved this paper one time, so I am going to discuss the question directly. So let's start। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। We have question number 5 here। We have given x y z are integers each greater than 1, then is x a prime number। Statement 1 एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 116। स्टेटमेंट 2 एक्स जेड इक्वल टू 261। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक्स कोमा वाई कोमा जेड ये 3 इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स वही होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 एट्सेट्रा। तो जो पूर्ण नंबर होते हैं, पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। तो हमारे पास इंटीजर्स हैं एक्स वाई जेड। तो हमें बताना है कि एक्स प्राइम होगा कब होगा, या तो जब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, या फिर ये होगी, या फिर दोनों होगी। तो ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई स्क्वायर 116 है, तो हम इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे। हम ट्राई करेंगे इसको बनाना कि ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है कि एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, अप्रोच ये रहनी चाहिए कि हम एक्स को प्राइम नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 116 को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या आता है 116 इंटू 1 58 इंटू 2 और 29 गुना 4। सो यहाँ पे ये कहा है कि हर नंबर एक से बड़ा, ईच ग्रेटर देन 1। तो ये इक्वेशन तो हट जाएगी। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नंबर है हमारा एक्स वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। तो दो तो स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं, ना ही 58 है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है, ये वाला कॉम्बिनेशन बचता है 29 गुना 2 का स्क्वायर। सो इस केस में एक्स आ जाएगा हमारे पास 29 और वाई आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे जो 29 है, 29 एक प्राइम नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही होगी, स्टेटमेंट 1। देन हमारे पास आता है सेकंड इक्वेशन एक्स जेड इक्वल टू 261। और जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को पहले इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। जब हमने ये सॉल्व करा तो इसका कोई रिलेशन नहीं था। जब हम ये कर रहे हैं तो हम इसको भूल जाएंगे। तो एक्स जेड इंटू 261 इसको हम ब्रेक करेंगे 2 नंबर में। तो ये 29 गुना 9 में ब्रेक होगा, 29 में 261। सो 29 गुना 9 261 होता है। या तो एक्स 29 होगा और जेड 9 होगा, या फिर जेड 29 होगा, या तो देन एक्स क्या होगा 9 होगा। तो तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर x यहाँ पे 29 है तब तो ये प्राइम है, लेकिन x इसके अगर 9 होता है तो ये प्राइम नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो उससे पहले स्टेटमेंट से आएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन 1 कि हम we can solve this by using only first option and second ones, and we can't solve this question by using second statement। So next question is, अभी पैसेज आ गया, पैसेज आया, फिर ये सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बट ये थोड़े लेंदी हैं और ये शायद मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। तो आई skip this part। then we have our next question number 14। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 8% PQRSTUVW sit around the table in 8 different seats placed with equal distance with any 2 consecutive seats, ठीक है, between any 2 consecutive seats। तो हमने बना लिया एक सर्कल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8।
और इसमें क्या है कि बोथ पी और आर एडजेसेंट है, क्योंकि माना हमने क्यू यहाँ पे है, तो पी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आर हो गया। देन एक और केस बनेगा, तो एक और केस हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये रहा। क्यू यहाँ पे, पी यहाँ पे, आर यहाँ पे है। इसमें हमने पी को इस साइड लेफ्ट साइड माना है और इस बार हमने राइट साइड माना है यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं। बोथ टी एंड आर आर एडजेसेंट टू एस। जो टी और आर है वो एस के एडजेसेंट है। आर तो यहाँ पे फिक्स है, तो एस यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा। सिमिलरली आर यहाँ पे फिक्स है, तो एस यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, बोथ यू एंड डब्ल्यू आर एडजेसेंट टू बी। मतलब यू और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे के पास में है, मतलब कि वी के पास में है। तो बी के पास हमारे पास 3 पोजीशन बचती हैं, तो वी को तो बीच में ही होना पड़ेगा दोनों पोजीशन में, मतलब डब्ल्यू और हमारे पास एस। हमारे पास बोथ यू एंड डब्ल्यू आर एडजेसेंट टू बी, वी के अकॉर्डिंग। बोथ यू एंड, हाँ ओके, जो यू है और डब्ल्यू है वो दोनों वी के एडजेसेंट है। तो यहाँ पे डब्ल्यू यू और डब्ल्यू यू दोनों जो बच रहे हैं वहाँ पे आएगा। अब ये पता लगाना किस साइड आएगा। अब इसने कहा कि एस और डब्ल्यू अपोजिट चेयर में बैठे हैं, तो एस यहाँ बैठा है तो डब्ल्यू यहाँ पे आ गया और यू यहाँ पे आ गया। सिमिलरली एस यहाँ बैठा है तो डब्ल्यू यहाँ पे आ गया और यू यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहा है while going in the clockwise direction around the table from P1 meet R before T। अगर हम P से क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज ये हुआ तो पहले हम किससे मिलते हैं, R से। T से मिलने से पहले R से मिलेंगे, लेकिन जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं इस पॉइंट पे, इस वाले में, तो यहाँ पे हम T से पहले मिल गए R की जगह, तो ये तो हमारा गलत हो गया। जब इसमें हम क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो पहले हम R से मिल रहे हैं, देन T से मिल रहे हैं, तो ये वाला सही है। अब इसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे। अब इसने पूछा है कि हाउ मैनी पर्सन सेल क्यू क्रॉस वाइल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द टेबल बिफोर मीटिंग डब्ल्यू। इसने कहा है कि हम हाउ मैनी पर्सन सेल क्यू कितने पर्सन को क्रॉस करेगा डब्ल्यू से मिलने से पहले, जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्यों 1 2 3 4 5 लोगों को क्रॉस करेगा डब्ल्यू से मिलने से पहले, तो इसका आंसर ए है 5। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। देन हम अब जाएंगे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंथी था, तो ये हम स्किप करते हैं। देन वी गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 वाला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या होता है, हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है। ये दे रखा है ऐसे डैश, ये एक्स क्रॉस को हम डैश मान लेते हैं, क्रॉस डैश ए डैश ए डैश डैश ए डैश ए डैश बी ए बी। अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे, टोटल कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 बन रहे हैं टोटल। तो या तो हम इसे 3-3 के पेयर में ले सकते हैं या फिर 5-5 के पेयर में ले सकते हैं। जहाँ हम इसे 3-3 के पेयर में लेते हैं तो हमारे पास हम देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। हमने देखा हमारे पास ये वाली जो लास्ट वाली डिजिट है ये पूरी भरी हुई है, तो हम इस बेसिस पे हम दूसरी जितनी बची है उसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं BAB, या तो सब में BAB वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा या फिर ऑल्टरनेट में हो रहा होगा, जैसे इसमें हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा पहले, तीसरे, पाँचवें। लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे A है, लास्ट में B आना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा। बीच में B आ गई, यहाँ पे A आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑल्टरनेट में भी नहीं हो रहा, ना डायरेक्ट सब में कर रहे हैं, सब में भी नहीं हो रहा। तो हम अब मूव करेंगे, अब 5-5 का पेयर बनाएंगे। तो पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं A/A/A/A डैश BAB। अब 5-5 का पेयर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5-5 के 3 पेयर बन गए। अब इसमें क्या लिखा लास्ट में BAB। तो हम इसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहला डिजिट A है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे A भरते हैं। फिर यहाँ पे क्या है
दूसरी डिजिट यहाँ पे बी मिल गई, यहाँ बी फिल करते हैं, यहाँ बी फिल करते हैं। तीसरी चौथी पाँचवीं में क्या है, बी ए बी, बी ए बी, यहाँ पे क्या भरते हैं, बी ए बी। तो हम देख सकते हैं ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। कौन सा, ए बी बी ए बी। तो इसमें पूछा है कि 7th और 8th पोजीशन पे क्या आएगा। तो 7th पे ए बी आया और 8th पे 7th पे बी आया और 8th पे बी आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और बी। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया सॉल्व। देन हमारे पास आता है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। देन हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तो इसमें कहा है कि 10 की पावर m मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में n इक्वल टू में 75 की पावर 25 मल्टीप्लाई 25 की पावर 32 मल्टीप्लाई 32 की पावर 75। यहाँ पे n जो है 10 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब जो n है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो बतानी है कि m की वैल्यू क्या है। तो हम m की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 10 की पावर m है इसको हम 10 की पावर m की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 75 की पावर 25 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 3 और इसकी पावर 25। फर्दर हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 इसकी पावर 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 50 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 25। एंड देन सिमिलरली हम 25 की पावर 32 को सॉल्व कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 32 इक्वल टू में 5 की पावर 64। एंड ऐसे हम 32 की पावर 75 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 75 इक्वल टू में 2 की पावर 375। सो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड में है 5 की पावर 50 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 64 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 375। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 10 की पावर m मल्टीप्लाई में 1000 n। तो हम क्या करते हैं, पहले इस 1000 को एलिमिनेट करते हैं। 1000 कैसे एलिमिनेट होगा, जो 1000 होता है हमारे पास, 1000 क्या होता है, 1000 इक्वल टू में 125 गुना 8 यानी कि 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो यहाँ से हम 5 की पावर 3 घटा देंगे तो 47 बचेगा और 2 की पावर 3 यहाँ से घटा देते हैं तो 2 की पावर ही 372 बचता है, ठीक है। 5 की पावर 47 और 5 की पावर 64 जुड़ जाएंगे, जब सेम बेस होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो हमारे पास एक कितना हुआ, हमारे पास ये हो गया 111, ठीक है। एंड हो गया 2 की पावर 372 और 3 की पावर 25। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये चल रहा है, तो ये 1000 यहाँ से 1000 हट गया जब हमने ये करा। तो हमारे पास आया 10 की पावर 5 10 की पावर m मल्टीप्लाई में n। सो अब हम इसको 10 की फॉर्म में ले लेते हैं। तो अगर हम 5 की पावर 111 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 111 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 261 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 25 लिखते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 5। जब हमारा पावर सेम है और बेस क्या है, अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 10 की पावर 111 इंटू 2 की पावर 261 इंटू 3 की पावर 25 और यही बराबर है हमारा 10 की पावर m इंटू n इक्वल टू में ये। और यहाँ देख सकते हैं इससे ये कंपेयर हो जाएगा, m की वैल्यू 111 आ जाएगी और जो n है हमें क्वेश्चन में कहा था वो 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो जो n है वो इसके बराबर है। तो n यहाँ पे देख सकते हैं n 10 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे कम से कम एक 5 चाहिए, जैसे 2 तो मिल गया, 5 तो नहीं मिला,
मतलब अगर यहाँ 5 होता तो 5 दूनी 10 हो जाता, तो 10 से डिवाइड होता, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। तो m की वैल्यू हमारी आ गई 111। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था और यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, इसमें ऐसा लग रहा है, बाकी ये डुएबल क्वेश्चन था। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास ट्रेन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। रिलेटिव स्पीड में दो कंसेप्ट होते हैं, या तो दो इंडिविजुअल है, दो ट्रेन या कुछ भी, अगर वो अगेंस्ट जा रहे हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरे में होता है दोनों एक दूसरे के अलोंग जा रहे हैं, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो दूसरे बंदे को क्रॉस कर देगा, और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको क्रॉस कर देगा। इसमें भी क्रॉस करेंगे, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ तो क्रॉस करेंगे, चाहे स्पीड धीरे हो, बराबर, कुछ भी हो। तो हमारे क्वेश्चन में इस केस में क्या होता है, स्पीड क्या होती है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड तो जुड़ जाएगी, लेकिन जब दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड घटेगी, जो रिलेटिव स्पीड है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्पीड। मीन्स अगर ये 100 की स्पीड से जा रहा है और ये 4 की स्पीड से जा रहा है, तो ये कितनी स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 104, और यहाँ पे 100 की स्पीड से जा रहा है, ये 4 की स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये 96 की स्पीड से जो फास्टर वाला है वो क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे भी सेम यही हुआ है कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ पर्सन दे रखी है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है कि कितने टाइम में वो क्रॉस करते हैं जब वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द टी मूव करता है। ठीक है, तो इस केस में हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी, जब अलोंग द डायरेक्शन है, मतलब कि एक दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 100 माइनस 4 कितना आएगा, 96, मल्टीप्लाई में टाइम 15, बट जो ये स्पीड है वो हमारा किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में है, तो इसको भी हम किलोमीटर पर सेकंड में बना लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया हमारे पास मीटर, मतलब इतने डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कवर करा है। और ये डिस्टेंस है किसका, ये डिस्टेंस है ट्रेन का, क्योंकि दो ट्रेन जब आप, एक तो यहाँ पे ट्रेन है और एक जो इंडिविजुअल है, पर्सन तो पॉइंट साइज होता है, तो उसका तो कोई वो नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। अब इसी में इसमें देखा है कि पी और टी जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो बताओ कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। अब देखो यहाँ पे टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास ऊपर दे ही रखी है, 96 गुना 15 गुना में 5/18 मीटर, एंड स्पीड क्या हो जाएगी, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, 100 प्लस में 4 यानी कि 104, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 5/18, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इससे ये कट गया, ये कट गया 8 बार में 12, 8 बार में 13, 12 15 जा गया हमारे पास 180 डिवाइड बाई 13, 13 कम 13 बचा कितना 5 0, 13 39 बचा 11 0, 13 8 104 और 13 5 65। सो हमारे पास 13.85 ये वाला ऑप्शन है, तो ये भी हो गया। ये क्वेश्चन था रिलेटिव स्पीड के बेस पे। देन हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लिखा है कि 1/3 x y और 2। अब बताना है कि ये इसमें क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि या तो पहले या फिर दूसरी या फिर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें प्रूव करना बताना है कि ऐसा है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 1/3 से बड़ी है और 2 से छोटी है, सिमिलरली वो x की वैल्यू, सिमिलरली y की वैल्यू 1/3 से बड़ी है और 2 से छोटी है, लेकिन y भी x से बड़ा है। ठीक है, तो मैं रैंडम ऐसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेंगे, मतलब कि आपस में 2-4 वैल्यू लेके देखते हैं, अगर वो सॉल्व होता है, मतलब कि दोनों में ट्रू होता है, दोनों तीनों केस में, तो हम मान लेंगे कि ट्रू है। तो सपोज़ करो हमने
यहाँ पे x और y है, तो x को हमने 1 माना और y को हमने 3/2 माना। अब ये ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में x और y की वैल्यू, तो ये है, ये 1 हो गया, 3/2 यानी कि 1.5 हो गया। हम रख के देखते हैं पहले इक्वेशन में, ये क्या है 1/x, यहाँ पे क्या है y प्लस में 1/y। अब देखो जब जोड़ेंगे 1/1, यहाँ पे y 3/2 और 2/3, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये 2 आया, यहाँ पे कितना आया 3 3 9, 2 दूनी 4, तो 13/6। तो इस केस में तो ये ट्रू है, लेकिन हम ऐसे कंफर्म नहीं होगा, हम x की एक और वैल्यू लेंगे, कुछ भी ले लो अपने हिसाब से। हमने x की वैल्यू हाफ ले ली और y की वैल्यू हमने ले ली, इससे बड़े लेनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू हमने सिमिलरली अभी भी दो, y की वैल्यू हम 3/2 ही रखते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस में 2/1 आएगा, y की सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा जो पहले आया था। यहाँ 13/6 आया और यहाँ पे आया हमारे पास 5/2, ये तो 2.5 के बराबर है और ये 2.1 समथिंग आ रहा है, तो यहाँ इस केस में ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब हमारी हर वैल्यू मतलब अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वो आ रहे हैं, मतलब यहाँ तो ट्रू हुआ बट यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये कई केसेस में ट्रू होगी, कई केसेस में ये गलत होगी। तो ये हट गया हमारे पास, ठीक है। अब ना हम इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रूट में 1 प्लस में y² अपॉन में y और 1 अपॉन में x² अपॉन में x। सो पहले ये करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हमारे पास 1/x है और 1/y है। सपोज करो x की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 5 होती है तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है तो वहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 5 होती है तो 0.2 आया, x की वैल्यू 1 होती है तो 1 आया। तो हम x की वैल्यू जितनी बड़ी रखेंगे, मतलब 5 रखा, अब x की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो क्या है 0.1 आया। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं तो 1/20 हो गया, ये कितना है 0.5 आया। तो डिनोमिनेटर की जितनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाती है, ये जो होल पूरा जो नंबर है ये उतना ज़्यादा छोटा होते जाता है, छोटा होते जा रहा है। यहाँ पे 0.5 है, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। मतलब अगर ऊपर सेम नंबर है 1 और 1 है, नीचे वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो पूरा ये पूरा नंबर कम होता जाएगा। सिमिलरली y में भी यही होगा कि अगर हम y ले लिया, y की वैल्यू जितनी कम करते जाएंगे उतना ये पूरा नंबर बढ़ता जाएगा, जितना ये बढ़ते जाएगा नीचे वाला नंबर उतना ये पूरा नंबर क्या होगा, ये अगर ये घट रहा है तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा। तो इसी कंसेप्ट पे ये वाला ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको जो ये बाहर y दे रखा है और x दे रखा है इसको हम अंदर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 में y²। और जब इसको रूट में लेंगे तो इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सिमिलरली ये बन जाएगा 1 में x² अपॉन में x²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 में y² प्लस में 1 और 1 में x² प्लस में 1 प्लस में 1। अब देखो हमें कंपेयर करना है कि ये नंबर और ये नंबर में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो भी अंतर आएगा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जो भी अंतर आएगा वो इस नंबर से आएगा 1/y² से, 1/x² से। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो y है ना, जो y है वो x से बड़ा है। मतलब अगर y x से बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी आएगी, y बड़ा x से। अगर यहाँ पे हमने 1 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या कम आएगी और यह वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी हर केस में, क्योंकि यहाँ पे y बड़ा है x से। तो y बड़ा तो ये वैल्यू हमेशा पूरी होल वैल्यू छोटी हो जाएगी, कि जब ये वैल्यू छोटी है तो ये पूरी होल वैल्यू छोटी हो जाएगी। सिमिलरली ये छोटा है तो ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, देन ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। अब चाहे तो कोई भी नंबर मानो, कोई भी नंबर मानो जो कि 1/3 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए,
और y जो हो हमेशा x से बड़ा हो उसे पुट करोगे तो हर एक कंडीशन में ये ट्रू वैलिड होगा। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड सही है, तो इसमें ओनली ऑप्शन सेकंड सही है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी स्किप करते हैं, ये भी स्किप करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन है अलजेब्रा का 25 नंबर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन डूएबल है। अब जैसे हमारे पास इसने कहा है कि एक क्लास का एवरेज x है, माना क्लास में n बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है x। ओके, n बच्चे हैं यानी कि बच्चा a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, ऐसे करते 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 n बच्चे होंगे। इसने कहा कि व्हेन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इज रेक्टिफाइड, किसी भी एक स्टूडेंट का क्या हुआ स्कोर रेक्टिफाइड हुआ, वो 0 से 100 आ गया, मतलब वो पहले मार्किंग की गई होगी तो 0 की गई होगी, लेकिन जो रेक्टिफाई करके 100 आ गया, तो इसका मतलब 100 बढ़ गया, जिससे कि एवरेज में क्या चेंज आया, एवरेज जो बढ़ गया वो 4 बढ़ गया। 4 कब बढ़ा, जब एक बच्चे के 0 से 100 मार्क्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो 100 नंबर है, यही 100 नंबर अब जितने बच्चे सब में डिवाइड हो जाएंगे, और यही तो एवरेज का क्या है, बढ़ना या फिर घटना, ये तो दिखाते हैं। तो एन हमारे पास 25 आ गया कि हमारे पास 25 बच्चे हैं टोटल, मतलब हर 25 बच्चे हैं, उस एवरेज 4 बढ़ा, इसका मतलब क्या, सब में 4 4 4 4 बढ़ा, यानी कि 25 बच्चे में 4 बढ़ा, यानी कि टोटल 100 बढ़ा है, 25 चौक 100, और 100 ही दे रखा है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला होता है कि एवरेज के टोटल कितना चेंज आया, और यहाँ पे कितना एवरेज बढ़ा या फिर घटा, तो वही आएगा कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट है या फिर कितने आइटम है। हम जिस किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 25, तो 25 बच्चे हैं। लेटर द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज फाउंड टू हैव बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन द प्लेस ऑफ 56। अब बाद में क्या हुआ कि किसी बच्चे का जो स्कोर है, अब ये टोटल 25 नंबर हमें ये पता है, वो 56 की जगह 81 पाया जाता है। इसका मतलब 81 की जगह 56 पाया जाता है। लिखा है कि बीन रिकॉर्डेड एज 81 इन प्लेस ऑफ 56, 56 की जगह 81 पाया जाता है। तो अब क्या हो गया कि बच्चे का जो पहले हमने एवरेज निकाला था वो 81 मान के निकाला था, लेकिन एक्चुअल 56 है, यानी कि हमने 25, इसका अंतर कितना 25, हमने 25 नंबर ज़्यादा माना था, कि 25 नंबर ज़्यादा मान के हमने, तो हमें क्या करना है, बताना है कि अब बताना है कि वो क्या बोलते हैं उसका एवरेज कितना घट जाएगा। अब 25 नंबर जब ज़्यादा माना था और यही 25 में डिवाइड होगा, तो हमने एवरेज हर एक बच्चे का एक एक ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमने 25 ज़्यादा माना था और 25 से बच्चे थे, ठीक है। तो हमने 25 को 25 से डिवाइड कर दिया, तो एक माने यहाँ पे एवरेज हमारा एक घटेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पहले एवरेज x था, फिर क्या हुआ एवरेज 4 बढ़ गया, फिर एवरेज एक, हमारे पास जो एवरेज है वो एक घट गया। तो हमारे पास एवरेज कितना हो गया, x प्लस में 3, और पहले से कितना एवरेज था x, तो कितने का अंतर आया, y माइनस एक्स निकालना है। जो y है वो करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज क्या है हमारे पास, यही y है। इस y माइनस एक्स निकालेंगे तो x प्लस 3 माइनस का x इक्वल टू 3, यही आंसर है, समझे। इसमें हमने कुछ नहीं करा, हमने क्वेश्चन में कहा है कि पहले बच्चे को 100 की जगह 0 ले लिया, ठीक है। अब 100 की जब 100 जो है एक्चुअल नंबर है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 100 बढ़ने से 4 4 एवरेज बढ़ गया। 100 कब बढ़ा, एवरेज 4 कब बढ़ा, जब एक बच्चे में 100 बढ़ गया, यानी कि हर एक बच्चे में 25 होंगे और हर बच्चे का 4 4 बढ़ा, जब जाके तो 100 हुआ। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिए। नेक्स्ट केस में हमने देखा कि ये 56 की जगह 81 एंट्री हो रही है, यानी कि 25 ज़्यादा है, तो 25 घटा देंगे। तो 25 अब ये जो 25 नंबर जो घटेंगे हर बच्चे में से घटेंगे ना, और बच्चे कितने 25,
तो एक एक एवरेज कम हो जाएगा, तो एक एवरेज यहाँ पे कम हो गया। पहला एवरेज x था तो x+4 हो गया, एक घट गया तो x+3 हो गया, यही y है, और यहाँ पे x ही है तो घटाएंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के किस साइड। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 29। अब क्या रखा है कि 3 वेरिएबल्स x y z टेक्स वैल्यू 2 3 4 और 5 सच दैट देयर वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट। मतलब कि x y z अलग अलग वैल्यू लेंगे, लिखा है ना ऑलवेज डिस्टिंक्ट इफ m and n डिनोट द लार्जेस्ट पॉसिबल एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर वैल्यू रिस्पेक्टिवली। जो m है वो लार्जेस्ट होगा, n है जो स्मॉलेस्ट होगा। इसमें क्या है कि फॉर द एक्सप्रेशन x इंटू वाई प्लस में z, की जो m है x इंटू वाई प्लस में z और जो n है ये x फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। सो अब हम m निकालते हैं। लार्जेस्ट के लिए हम x y z हम क्या ट्राई करेंगे, लार्जेस्ट बनाने के लिए हम x y z की मैक्सिमम वैल्यू रखें। अब इसमें भी हम जो मल्टीप्लाइंग वाला फैक्टर है उसकी वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे, तो x की हम वैल्यू, हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है 2 3 4 और 5। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं 5। जब हमने x की वैल्यू 5 रख ली तो अब मैक्सिमम दूसरी वैल्यू क्या बचती है, क्योंकि हमने एक x को हम 5 रख लिया तो अब दोबारा y को 5 नहीं रख सकते, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यू की बात करी है। तो हम क्या रखेंगे 4। सिमिलरली z क्या रख देंगे 3। तो ये हमारे पास आ गया 5 चौक 20 प्लस में 3 23 n हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे n को स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए। तो x को हमने क्या रखेंगे मिनिमम 2, y को क्या रखेंगे, अब 2 हो गया तो 3, और यहाँ पे जो प्लस वाला है वो भी मिनिमम होना चाहिए और अलग होना चाहिए, तो 4। तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 4 10। तो अब निकालना है m माइनस n, तो ये आ गया हमारे पास 23 माइनस 10 इक्वल टू में 13। सो 13 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। दे रखा है, इसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल दे रखे हैं और ये तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और दे रखा है कि जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के, और जो एक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के। तो हमने लिख लिया ये। अब हमने माना कि एक्स वाई इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर, ए कोई कांस्टेंट होगा तो ये बराबर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे बी होगा तो ये बराबर होगा। अब हमारे पास दे रखी है कि जेड की वैल्यू 7/25 होगा, तो एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 50 है। अब हम इसको दोनों इक्वेशन में रख के सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू 50 आई और ए और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली यहाँ से ए आ गया हमारे पास, कितना आ गया 2, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको इसमें रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है बी निकालना है, और जेड की वैल्यू हमारे पास है 7/25। तो यहाँ से बी आ जाएगा हमारे पास 7/5। ए आ गया बी आ गया। अब पूछा है इफ़ y इक्वल टू 98 व्हाट इज़ द जेड वैल्यू। अब जब y की वैल्यू 98 है तो z की वैल्यू क्या आएगी। अब हमें z निकालना है, तो z निकालने के लिए हमारे पास x होना चाहिए, हमारे पास b है, z निकालना है तो x होना चाहिए, x नहीं, x कहाँ से आएगा, x आएगा हमारे इस इक्वेशन से, तो x निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 98, ये बराबर है ए एक्स स्क्वायर, ए कितनी है 2 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे 49 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, प्लस माइनस 7 आएगी वैसे तो, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये पॉजिटिव नंबर है तो हम एक्स को क्या लेंगे 7। अगर एक्स 7 आता है तो इस इक्वेशन में रखते हैं, तो एक्स 7 इक्वल टू बी की वैल्यू 7/5 और ये जेड 7 से 7 कट गया तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। ये हमारा आंसर है, ये केस में ऑप्शन नंबर बी में ये हो गया। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 पैसेज है,
एस इसके बाद है हमारा 33, क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। हमारे पास 5 नंबर दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी, 1 से लेकर 5 तक इनकी रैंकिंग है। और डेट नॉट नेसेसरली इन डेट ऑर्डर, मतलब कि पहले 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं कि लगातार रहेंगे, कुछ भी आ सकता है 2 3 6, मतलब 4 5 ऐसे। इसमें क्या है कि पी की रैंकिंग 4 है, अब पी की 4 फिक्स हो गई है, क्यों 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं आएगा। और रैंक ऑफ आर इज़ 1, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। एस 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एक्स की रैंकिंग 2 नहीं आएगी। रैंक ऑफ टी इज़ नॉट 3, यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ओके, अब बताना है कि कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर करेक्ट। तो एस क्या है कि रैंक ऑफ एस एस 3 और डेट ऑफ टी 2, एस की रैंक 3 है, एस की रैंक मान लिया हमने 3 लिख दिया, ठीक है, और टी की 2 रख दिया, टी की 2 रख दिया, मान लिया, रख दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आ गया, तो 5 यहाँ पे आने से पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्यू की वैल्यू 5 नहीं है, मतलब क्यू की रैंक 5 नहीं है। तो जो ये वाला इक्वेशन है पहली वाली, ये गलत है, जो ये स्टेटमेंट है। अब आते हैं हम सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट पे, अब इसको रैप कर देते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे दे रखा था कि पी की रैंक फिक्स दे रखी है 4 और आर की रैंक 1, ये दोनों फिक्स थे। ओके, रैंक ऑफ क्यू इस 3, क्यू की रैंक 3 है, क्यू की रैंक 3 रख दी, टी की 5 रख दी। अब सिमिलरली यहाँ पे 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से एस है वो उसकी रैंक 2 नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो ये आ गया आंसर नेदर 1 नेदर 2। सो ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन डूएबल था एग्जाम में, ये करना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ये छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 35 पे आते हैं। अब 35 कह रहा है कि 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी ट्रेवल बाय 3 कार्स एक्स वाई जेड, मतलब कि 7 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और वो एक्स वाई जेड कार से ट्रेवल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से कार है हमारे पास, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। ओनली ए ट्रेवल्स, इसमें कहा है कि ए एंड अनदर 2 ट्रेवल बाय एक्स, तो ए और दो और व्यक्ति हैं जो एक्स से ट्रैवल करते हैं, यही है, मतलब इसमें सिर्फ 3 ही लोग ट्रैवल करते हैं, ये कह दिया इसने। ए और 2 कोई भी हो सकते हैं, बी सी डी जो जितने बच्चे हैं 6 में से। और सी ट्रैवल करता है जेड से, सी ट्रैवल करता है जेड से, बट नॉट बी डज नॉट ट्रैवल बाय वाई। और क्या है, ओनली ई ट्रैवल विद जी, और क्या है कि जो ई है जी के साथ ट्रैवल करता है, सिर्फ ई ट्रैवल करता है जी के साथ, मतलब सिर्फ ये दोनों ट्रैवल करेंगे किसी भी कार में करें। अब इसमें सिर्फ ओनली ई करेगा जी के साथ, तो ना तो इसमें जेड से ट्रैवल करेगा क्योंकि जेड में सी ट्रैवल कर रहा है, ना एक्स से करेगा क्योंकि एक्स में ए कर रहा है, तो यहाँ पे ई और जी है, और यहाँ पे ये 2 नंबर ही फिक्स हो गए। तो 3 और 2 5, तो 7 बंदे, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल होगा। अब इसमें क्या है कि बी डज नॉट ट्रैवल बाई, बी यहाँ से ट्रैवल नहीं करता बाई के साथ, वो तो पता है हमें। ए और बी दोनों ट्रैवल बाय सेम कार, ए और बी सेम कार से ट्रैवल नहीं करेगा, बी यहाँ से नहीं कर रहा और ए यहाँ पे फिक्स है, तो बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ पे आएगा। तो ये वो हमारे पास 2 नंबर ये हो गए, 2 ये हो गए, बचे जो यहाँ बचे वो यहाँ फिल कर देंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी रह गया और एफ रह गया। तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नो वन ट्रैवल अलोन, कि कोई भी अकेला ट्रैवल नहीं करा, सही है। ये 3 बंदे, ये 2 है, यहाँ पे ये 2 बंदे। ओनली डी ट्रैवल विद एफ, सिर्फ डी ट्रैवल कर रहा है एफ के साथ, गलत है। ए भी ट्रैवल कर रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड गलत है। ओनली सी ट्रैवल विद बी, सी से बी के साथ ट्रैवल कर रहा है, ये सही है। पहला तीसरा सही है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। देन हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन, देन भी सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। और इसने कहा है कि करेक्ट और इनकरेक्ट
करेक्ट करने पे 5 नंबर मिलते हैं, इनकरेक्ट करने पे 2 नंबर घट जाते हैं। माना किसी स्टूडेंट ने एक्स करेक्ट करे और वाई गलत करे हैं, और उसको मार्क्स मिलते हैं 69। तो एक्स क्वेश्चन सही कर रहा है और सही करने के 5 नंबर मिल रहा है, तो ये 5x हो जाएगा। वाई क्वेश्चन गलत कर रहा है और 2 घटते हैं, तो 2y आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। सिमिलरली कहा है कि अगर 4 मार्क्स मिलते हैं सही के और 1 घटते हैं गलत करने के, तो हमारे पास एक क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो ये 4x मार्क्स हो जाएगा और ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा हमारे पास 84। तो 4 मिले सही के तो एक्स क्वेश्चन सही है, तो 4x ये हमने एज्यूम करा ये वाला, ठीक है। तो ये जब हम इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड या कोई सा भी मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू मैंने पहले निकाल रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 33 आई और y की वैल्यू हमारे पास 48 आई। तो हमें पूछा है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो x + y आ गया 48 प्लस में 33 इक्वल टू में 81। नाउ हम अब सॉल्व करेंगे, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे बतानी है यूनिट डिजिट बतानी है। अब यूनिट डिजिट बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट से डिसाइड होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, माना 2 और 4 है, 2 चौक 8, तो यूनिट डिजिट 8 है। तो इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने से डिसाइड हुई कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। मान लें यहाँ पे 12, यहाँ पे हमें 14 है, तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 168। तो जो यूनिट डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है 8। वो किससे पता लग रहा है, 2 चौक 8। इसके अगर हम इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही डिजिट आएगी जो यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। तो हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे 6 की पावर 129 है। अब 6 की पावर 129, तो 6 की पावर 1 6 देता है, 6 की पावर 2 36 देता है, 6 की पावर 3 216 देता है। हर एक केस में इसकी जो 6 की कितनी पावर हो जाए, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। तो यहाँ से तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब निकालना है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो हमें पता है कि 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 है, 7 की पावर 3 343 है, 7 की पावर 4 2401 है, और 7 की पावर 5 7 1 7 7 0 7 चौक 28 का 2 7 दूनी 14 16 ये। तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर 4 पावर के बाद ये अपनी पावर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे 7 आया, 9 आया, 3 आया, 1 आया, फिर ये 7 आ गया, फिर इसके 7 की पावर 6 होगी तो ये 9 आएगा, फिर 7 की पावर 7 होगी तो ये 3 आएगा, 7 की पावर 8 होगी तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये चलता है 7 9 3 1 7 9 3 1 इस फॉर्म में चलेगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 7 की पावर 307 की वैल्यू निकाल लेंगे कि किस इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो अब देखो, इसको जब डिवाइड करेंगे 307 को 4 से, तो ये लिखा होगा 7 300 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 और 7 की पावर 300 है, यानी कि 4 से डिवाइड हो रही है। तो 7 की ये तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, इसकी कितनी आएगी 3, तो आ गया 3। तो इसके यूनिट डिजिट आ गई 3 और इसकी है 6। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, तो 8 आएगा इसका यूनिट डिजिट। तो यही इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहले एक कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। सैलरी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी या तो वो एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग को मिला के सैलरी होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 10% बचाता है वो अपनी सैलरी का हर महीने, तो 10% बाय 100, मतलब अगर वो 100 रुपये सैलरी है तो वो 10 रुपये बचा रहा है। अब 100 रुपये सैलरी में से 10 रुपये बचा रहा है तो कितने खर्च करेगा 90 रुपये। तो ये आ गया ये आ गया 90। तो यहाँ पर सैलरी है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग्स है, ओके। अब क्या होता है
अगर उसकी सैलरी 12% बढ़ जाए, तो वो सैलरी 12% बढ़ जाए तो 100 का 12% कितना हो गया, 12। सैलरी हो गया अब 112। और सेविंग्स बढ़ जाए हमारे पास, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए 10%, तो 90 का 10% कितना होगा, 9। 9 बढ़ेगी तो कितनी होगी, 99। तो बताना है कि सेविंग्स कितनी बढ़ जाएगी, कितने परसेंटेज बढ़ जाएगी। अब 112 रुपये कमा रहा है, 99 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो अभी 13 रुपये बचा रहा है, पहले कितना बचाता था, 10 रुपये। तो कितना बढ़ गया, 3 रुपये। तो 3 बढ़ गया 10 पे, तो उसे परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 30%। और 30% क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन तो आसानी है ये वाला। इसमें क्या है कि पी हैज़ ए सन एंड ए डॉटर। पी के एक बेटा और एक बेटी है। हमने ऐसे लिखा, बेटे को प्लस से कर दिया और बेटी को माइनस से डिनोट कर दिया। और एस जो है स्पाउस है आर की, और इससे पहले दे रखा है हमारे पास कि जो एस है वो माता है टी की, एस इज द मदर ऑफ टी। और जो एस है स्पाउस है आर का। स्पाउस यानी कि जो एस और आर है वो पति पत्नी का रिलेशन है। और एस जब माता है तो ये लेडी हो गई और ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ठीक है। और कहा है कि क्यों, और जो आर है वो बच्चे हैं पी के बच्चे कौन है, क्यों और आर। अब आर तो क्या है, मेल है, तो आर यहाँ पे आ गया और क्यों यहाँ पे आ गया हमारे पास। जो आर जो है वो एस यहाँ पे आ गया क्योंकि आर की पत्नी ये, और टी यहाँ पे आ गया। अब क्यों और एस का रिलेशन बताना है। क्यों है वो एस से कैसे संबंधित है, तो जो क्यों है, क्यों बहन है किसकी, एस के हस्बैंड की। एस का हस्बैंड कौन है, आर, और ये दोनों क्या है, क्योंकि ये आर और क्यू इसके बच्चे हैं तो ये दोनों भाई बहन हो गए आपस में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 तो काफ़ी इजी है। ये कह रहा है कि हाउ में 3 डिजिट नंबर होने चाहिए, जैसे कि 100 से लेके 999 के बीच में, जो कि 2 की पावर में आते हो। तो हम 2 की पावर लिखना स्टार्ट कर देंगे। 2 की पावर 1 हमें पता है 2 होता है, ये 1 डिजिट है। ऐसे कर जाएंगे तो 2 की पावर 6 होता है, वो 64 होता है, ये भी 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट का जो 2 की पावर में हो वो होता है सबसे पहले 120 है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 होता है हमारे पास 256, 2 की पावर 9 होता है 512, और 2 की पावर 10 होता है हमारे पास 1024। ये तो हमारे पास हो गया 4 डिजिट का। तो 3 डिजिट के सिर्फ 3 ही नंबर है जो 2 की पावर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 48। 48। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्लोक का। स्लोगिज्म होता है एक चैप्टर, वो है एवरी रेड इज़ ब्लू, मतलब सारे लाल के हैं वो ब्लू है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं एवरी मतलब ऑल रेड इज़ ब्लू। तो ये रेड है, ये ब्लू है, देन फिर एवरी ब्लू इज़ ग्रीन। जो हर ब्लू है वो क्या है, ग्रीन है। और जो हर ग्रीन है वो क्या है, येलो है। तो बताना है कि एवरी ब्लू इज़ येलो, क्या ये सही है। अब देखो ब्लू ये रहा और येलो ये रहा, तो ये तो है ना कि हर ब्लू क्या है, येलो है, ये सही हो गया। एवरी रेड इज़ ग्रीन, ये रेड हो गया। हमारे पास ग्रीन ये बड़ा वाला है, ये वो ट्रू है। एवरी रेड इज़ येलो, हर रेड येलो, ये भी ट्रू है। तो ये तीनों ट्रू है, पी क्यू आर, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 49 है, ये भी इजी है। कि 2 डिजिट की पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसमें 5 अपीयर्स हो। ऐसे कितनी बार अपीयर होगा, तो 2 डिजिट तो 10 से स्टार्ट होती है, 10 से लेके हमारे पास 99 तक जाती है। तो 10 से लेके हम 20 में देखेंगे तो 15 आएगा, फिर 20 से 30 में 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। अब जब 50 में जाते हैं तो 50 में 5 देखिएगा, 51 में देखिएगा, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59 और 60 नहीं होगा, फिर आ गया 65, 75, 85, 95। अब इसने कहा है कि 5 कितनी बार अपीयर होगा 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर में। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने जो 55 है, 55 में हमने एक ही बार काउंट किया ना। अब यहाँ तो ये 2 बार अपीयर हुआ है, तो ये 18 ना होके 19 होगा, तो 19 हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर। तो ये एक सिली मिस्टेक हो सकती थी। जब मैंने इसे पहली बार में किया था तो मैंने भी सिली मिस्टेक किया था। देन जब आंसर की से मैच किया, जब जाके ये मन ध्यान दिया कि ये पूछा है कि कितनी बार अपीयर होगा, ये नहीं कहा कि 5 कितनी बार आएगा, मतलब ऐसा कुछ। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है। एक्स और वाई दे रखे हैं, 2 इंडिविजुअल हैं। ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर, पूरा टोटली 6 किलोमीटर है, इसमें 1 किलोमीटर चलता है 5 की स्पीड से, 2 चलता है 10 की स्पीड से, और बचे हुए चलता है वो कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। सिमिलरली वाई का इसने बता रखा है कि 1 2 3 किलोमीटर है, ये किलोमीटर में दे रखा है। ये सब ये चलते हैं, पहले वाई चलता है 4 की स्पीड से, 10 की स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो बताओ कि वाई कितनी जल्दी पहुंच जाएगा एक्स के मुकाबले जब दोनों सेम टाइम पे चलते हैं। तो हम टाइम निकालते हैं, 1 किलोमीटर चलेगा 5 की स्पीड से तो इतना टाइम लगेगा, 2 चलेगा 10 की स्पीड से, 3 चलेगा 4 की स्पीड से। तो हमारे पास ये कितना आया 20, 4 4 और ये 15, 4 4 8, ये हो गया 23/20 आवर। यहाँ पे एक्स का टाइम आ गया। अब वाई का टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ वाई 1/4, 2/10 और 3/5। ये कितना आ गया 20, 5 4 और ये 12, ये आ गया हमारे पास 21/20 आवर। तो कितने का डिफरेंस है इसमें 23/20, और ये ले रहा है हमारे पास 21/20, तो यहाँ पे आ गया 2/20 आर। इसे मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 6 मिनट। तो यहाँ पे जो है 6 मिनट इसका आंसर है। सेम टाइम, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। अब 51 थोड़ा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, तो ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में तो नहीं होता मुझसे, लेकिन आपको बता देता हूँ। अगर केस चलो छोड़ देते हैं वाला क्वेश्चन, हमें सारे क्वेश्चन तो सोल्व करने ही नहीं है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पेज में और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पैसेज है। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसमें ईस्ट डायरेक्शंस ऐसी होती हैं, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। एक इंडिविजुअल यहाँ पे खड़ा है, फेस ईस्ट की साइड चेहरा करके 4 जाता है। देन ये अपने राइट मुड़ता है, राइट इसका ये हुआ, ये 3 जाता है, ये लेफ्ट मुड़ता है अपने, तो ये 2 मुड़ा, फाइनली हिट लेफ्ट, ये लेफ्ट मुड़ा तो ये 3 चला, तो ये इस पॉइंट पे आ गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये 2 हो गया। तो पूछा है कि वो विच द डायरेक्शन इन विच द पर्सन इज फेसिंग एट द फाइनल पॉइंट, वो यहाँ पे किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है और वो कितनी दूरी पे है। तो दूरी तो 6 किलोमीटर आ गई, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। लेकिन अब इसमें ध्यान देना ही है कि वो फेस इस साइड चल रहा था, यहाँ पे आके वो रुक गया है अब ये, लेकिन उसका फेस तो इसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या है इसकी नॉर्थ, तो इसका ये आंसर है। इसका आंसर हम ईस्ट वेस्ट ये सब कुछ नहीं लगाएंगे, इसका आंसर 6 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 बस थोड़ा सा समझने वाला है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच नंबर अदर देन फर्स्ट टू, मतलब पहले और दूसरे को छोड़ के फर्स्ट टू द सम ऑफ टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग नंबर्स, कि जो हर नंबर है वो पिछले दोनों का सम है।
जो ये नंबर आएगा वो इन दोनों का सम होगा, पहले दूसरे को छोड़कर, अदर देन फर्स्ट टू। तो और पहला दूसरा नंबर 4 और 7 है, तो जो तीसरा नंबर है वो क्या है, इससे पहले के जो दो नंबर है उसका सम है, वो 7 और 4 11। जो अगला नंबर होगा इन दोनों का सम होगा, कितना हो गया 7 18। अगला नंबर क्या होगा 18 और 11 29। इससे अगला नंबर क्या होगा 47। इससे अगला नंबर क्या होगा 76। तो हमें बताना है कि छठा नंबर कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा 47। तो हमें बस ये देखना था कि जो जो नंबर है वो पिछले दो नंबर का जोड़ है, ये बोला है पहले और दूसरे नंबर को छोड़ के। ये भी क्वेश्चन ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, हमारे पास दो कंपनी है, यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है। कंपनी ए में 13:10 है, कंपनी बी में 7:5 है। और बहुत कंपनी में जो फीमेल्स है जैसे ये है और ये है, दोनों क्या है बराबर है, तो हम इसको सिंपल बराबर बना लेंगे। ये अगर ये 13:10 के फॉर्म में है तो इसको भी हम 10 के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको हम 10 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशो तो सेम रखना है। तो अब देख लेंगे, ए में 13 आदमी है और 10 औरत है, बी में 14 आदमी और 10 औरत है। तो बताना है कि रेशो बताना है ए और बी में टोटल वर्कर्स का। तो ए में कितने वर्कर्स है, मेल प्लस फीमेल 23, और बी में 14 10 24, तो 23:24 आंसर है इसका बी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59। 59 में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हल्का सा कंसेप्चुअल है तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम है वो टू डिस्टिंक्ट नंबर का वो है, क्यूब है किसी वन नंबर का। ठीक है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ मल्टीप्लाई में जो एलसीएम होता है वो उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट होता है जिनका हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। सपोज करो हमारे पास दो नंबर है, दो हमने ले लिया 4 और 6, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 और एचसीएफ कितना आएगा 2। तो आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 गुने 2 क्या आएगा 24। अब हम इन दोनों को नंबर को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो किसी दो नंबर का एलसीएम, किसी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना वो उसके एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है तो जो एक नंबर है ना वो क्यूब है, माना कि दो नंबर ए और बी है। अब ए इंटू बी जो है ये है, ठीक है, जो एक नंबर है वो क्यूब है। ओके, और जिसने कहा कि जो एस एफ एलसीएम है वो दो नंबर का वो क्यूब है एक नंबर का। तो जो एस एफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है क्यूब है, हमने माना कि वो ए का क्यूब है तो ए क्यूब आ गया, या फिर मान लिया वो नंबर बी का ही क्यूब है। मतलब किसी एक नंबर का तो मान ही था ना, एलसीएम इंटू एस एफ दे रखा है कि वो क्यूब है किसी दोनों में से एक नंबर का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है एस एफ इंटू एलसीएम के बराबर है, यहाँ पे सीखा। ठीक है, अब बताना है कि पहला ये ट्रू है या नहीं है। डिफरेंस ऑफ नंबर इज़ एन इवन नंबर। अब ये यहाँ से हम सोल्व करने जाएंगे तो ए से ए कट गया तो क्या है बी की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर आ गई, या फिर बी से बी कट गया तो ए की वैल्यू बी स्क्वायर आ गई। मतलब कुछ भी मान लो इसमें से दोनों की ट्रू प्रूफ होगा। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं पहले। वन ऑफ द नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। जो एक नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जो बी है वो परफेक्ट स्क्वायर है। एक वैल्यू कुछ भी रखो, एक रखोगे तो बी एक आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। दो रखोगे 4 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो इस फॉर्म में ही दे रखा है तो ये तो ट्रू हो गया, हमेशा ट्रू होगा। अब बताना है कि डिफरेंस जो होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। अब देखो इवन नंबर, इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन आएगा, ओड में से ओड घटाएंगे तो इवन आएगा, इवन में से ओड घटाएंगे तो ओड आएगा, ओड में से इवन घटाएंगे तो इवन आएगा, तो ओड आएगा। तो सिर्फ इस दो कंडीशन में क्या होगा, ये इवन आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो b है वो ए स्क्वायर के बराबर है या फिर ए बी स्क्वायर के बराबर है। अब जब हम उसको घटाएंगे, सपोज करो एक नंबर ए और बी घटाने गए, ओके, तो ए की वैल्यू
तो ए को ए रखा, बी की वैल्यू इस हिसाब से ए स्क्वायर है। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो ए को मिल लिया, तो 1 माइनस ए आया। अब कोई भी नंबर उठा लो, कि एक नंबर ए उठाया और से ए, और उस नंबर में से एक कम कर दो, मतलब यही है ना। जैसे हमने ए को 3 माना, ए को 3 माना तो ये कितना आ गया -2, कितना आया 6 माइनस का। ए को हमने 4 माना तो ये कितना आया -3 12। मतलब हर केस में ये क्या आ रहा है, A1 आ रहा है इसका डिफरेंस, किसी भी केस में ले लो। मतलब सिंपल से हम क्या कर रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं, इसको ए वो है ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमेशा बताना है कि डिफरेंस A1 आएगा या नहीं आएगा। तो हमने ये वही से घटा के देखा, ए को ए रहने दिया और जो बी की वैल्यू वो ए स्क्वायर है, तो ये आया। मतलब इसमें कंसेप्ट यही है कि कोई भी हमने नंबर लिया, उस नंबर को हम उसके आगे वाले नंबर से या फिर पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक कम या एक ज़्यादा, ये तो डिफरेंस है इन दोनों में। तो एक कम या ज़्यादा से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा A1 आएगा। जैसे 2 है, इससे एक कम नंबर लिया तो 2 A1 आया, 2 से 3 से मल्टीप्लाई करी 6 A1 आया, 7 ले लिया, इससे एक कम से मल्टीप्लाई करी तो 42 आया, ये भी A1 है। एक ज़्यादा से करी फिर भी क्या है 56, ये भी A1 है। तो डिफरेंस क्या आएगा हमेशा A1, तो ये भी ट्रू होल्ड करता है। इसके लिए हमें ये वाला क्वेश्चन इसकी नॉलेज होनी चाहिए बस। देन हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ रखा है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, कि ये 11 से डिविजिबल है। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल एक कंसेप्ट आता है कि जो ये ऑल्टरनेट डिजिट का सम है 4 5 9 7 16 और 0 16, ये 16 ही आया। इसमें क्या है x y 9, ये आया हमारे पास 9 प्लस में x प्लस में y। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है या तो 0 होगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल होगा। अगर ये 0 होता है तो इस केस में क्या होता है, ये हमारे पास 16 माइनस 9 7, तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 आती है और हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है 7। अगर हम 11 मान लेते हैं तो 16 माइनस 9 माइनस x प्लस में y की वैल्यू 11, ये कितना आया 7 माइनस का 11 इक्वल टू में x प्लस में y, तो ये माइनस आ गया। अब किसी दो वैल्यू का सम तो माइनस होगा नहीं, तो ये 0 ही होगा इसका डिफरेंस, तो हमारा ये 7 है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है अगर तुम लॉन्ग तरीके से करते हो। कि हमारे पास P है, वो हमारे पास एलोई P है, एलोई Q है, इसको हम एलोई R बना रहे हैं। ये कॉपर और जिंक के फॉर्म में, ये 20% है P में, ये 80% है, Q में कॉपर 60% है, जिंक 40% है। इसको हम किस अमाउंट में मिलाएं कि ये बराबर अमाउंट में आ जाए। इसको मिलाने के बाद मतलब जब इन दोनों को मिलाएं, किस रेशो में मिलाएं कि जो R जो इसका सम आए वो बराबर आए, यानी कि 1:1 आए, ठीक है। या फिर 50% ये आ जाए, 50% ये आ जाए। तो ये मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट होता है। इसे लगाते हैं PQR और यहाँ पे जो आएगा वो इनको रेशो आता है। और ये हम या तो कॉपर मान के कॉपर की वैल्यू से कर लें या फिर जिंक की वैल्यू से कर लें, आंसर सेम आएगा। माना हमने कॉपर 20% लिया, क्यू हमने ले लिया कॉपर क्यू से 60% और हमें लाना है कितना 50%। तो इसमें से ये घटाएंगे 10%, इसमें से ये घटाएंगे तो 30%, तो ये 1:3 ये आ गया। या फिर अगर आप चाहो तो जिंक की वैल्यू से कर सकते हो। जिंक हमने ले लिया 80, जिंक यहाँ पे है 40% और ये कितना है 50%। इसमें से ये घटाएंगे 10%, इसमें से ये घटाएंगे तो 30%, फिर भी 1:3 आ रहा है। तो 1:3 में हम लाएंगे। ये कंसेप्ट ये तो पढ़ा होगा स्टार्ट आपने। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 66। ये नंबर सिस्टम से पर्टेन करता है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 66, हमारे पास दे रखा है कि ये जो है वो 2 डिजिट की संख्या है, तो हमने मान ली एक्स वाई यानी कि 10x प्लस में वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10x प्लस में वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हमारे पास बी एक और 2 डिजिट के नंबर है जो बनी है इसके रिवर्स डिजिट्स, यानी कि ये यूनिट और टेंस डिजिट रिवर्स हो जाएगी। ये हमारे पास ये है जहाँ पर ए बड़ा है बी से, और ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 27 का मल्टीपल चल रहा है, 27 की मान लिया। तो 10x प्लस में वाई माइनस में 10y माइनस का x, ये 27 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कितना है हमारे पास 9x माइनस का 9y, ये 27 का मल्टीपल चलना चाहिए। 9x माइनस वाई ये है 27 का मल्टीपल। अब 27 का मल्टीपल के लिए हमारे पास x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 3 होगा। x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 6 होगा, क्योंकि 9 3 27, 27 आ गया। 9 6 54, ये भी 27 का मल्टीपल है। और x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 9 9 9 81, ये भी 27 का मल्टीपल है। बट ये वाला केस तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x में से y घटाएंगे तो 9 आएगा, और x दोनों यहाँ पे क्या है, एक सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट के लिए हमें x को यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा, तो y को क्या लेना पड़ेगा, 0। जैसे हम y को 0 लेंगे तो जो b है वो क्या बन जाएगा, x b बन जाएगा 9, जो कि एक डिजिट नंबर है। तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बताया कि 2 डिजिट का नंबर है दोनों रिवर्सिंग, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर भी डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। b भी 2 डिजिट है और a भी 2 डिजिट है, तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास ये 2 केस बचे, इस 2 केस से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जब हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू 3 कब आएगी, तो जब ये 9 लेते हैं, इसको 6 लेते हैं, इसको 8 लेंगे और इसको 5 लेंगे, इसको 7 लेंगे, इसको 4 लेंगे, इसको 6 लेंगे, 3 लेंगे, इसको 5 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 4 लेंगे, इसको 1 लेंगे, इसको 3 लेंगे, 0। ये 0 वाला केस मैंने आपको पहले समझा दिया, 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि एक डिजिट बन जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल है। और सेकंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई की वैल्यू जब 6 आएगी तो कौन से केस में, जब ये 9 3 होगा, 8 और 2 होगा, और 7 और 1 होगा। 6 और 0 पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 3 केस यहाँ से बनेंगे, तो टोटल 9 नंबर होंगे जो कि 2 डिजिट के होंगे, और रिवर्स करने पे उससे छोटे होंगे। हम लिख के देख लेते हैं, जैसे कि 9 और 6 नंबर हो गया 96 85 74 63 52 41, और वहाँ से आएगा 93 82 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 96, इसका उल्टा करोगे तो 69 आएगा। 69 जब घटाओगे तो 27 आएगा, ठीक है। 27 का मल्टीपल है। ऐसे 85 में से 58 घटाओगे फिर भी 27 आएगा। 74 में से 47 घटाओगे फिर भी 27 आएगा रिवर्स करने पे। 63 में से 36 घटाओगे 27 आएगा। 52 में से 25 घटाओगे 27 आएगा। 41 में से 14 घटाओगे तो 27 आएगा। देन यहाँ पे 93 में से 39 घटाओगे तो क्या आएगा, 54 आएगा। 54 में 27 का मल्टीपल है। 82 में से 28 घटाओगे फिर भी 54 आएगा, 27 का मल्टीपल है। 71 में से 17 घटाओगे तो फिर भी 54 आएगा, 27 का मल्टीपल है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब ये कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोटा सा। 0 को ये ले सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, जेड को ए बना रहे, एक नंबर कट रहा है, ZEROADSN। यहाँ से पहले में एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। सिमिलरली इसमें करेंगे तो एक घटाएंगे तो क्या आएगा, एक जोड़ेंगे तो टी आएगा, एक घटाएंगे तो ऐसा आएगा, एक जोड़ेंगे तो पी आएगा, एक घटाएंगे तो ओ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 78 एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। तो इसमें क्या लिखा है कि ए इन्वेस्ट करता है 1/3 कैपिटल को 1/3 टाइम के लिए। तो हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ पे टाइम लिख के लिए, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट ए बी सी ये करता है 1/3, बी करता है 1/4 और रिमेनिंग जो बचा हुआ कैपिटल है वो सी करता है। रिमेनिंग कैपिटल वो कितना आएगा 1 - 1/3 प्लस में 1/4। तो ये आ गया हमारे पास 5/12। और टाइम पीरियड ड्यूरेशन दे रखा है कि ये ए इन्वेस्ट करता है 1/3 ड्यूरेशन के लिए, बी करता है 1/4 के लिए और सी करता है होल ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे वो रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए नहीं, होल ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, यानी कि एक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, ये 1/9, 1/16 और 5/12 आया। रेशो को सोल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से, तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 60। और यहाँ पे दे रखा है कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ये कितना आएगा 16 9 25 और ये 85 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 17,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। बताना है कि सी का कितना प्रॉफिट होगा, तो 60 × 200 कितना है 12,000। तो ये प्रॉफिट है किसका सी का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये है 79 मिक्सर एलिगेशन का एक कंसेप्ट है, उस बेस पे है, काफ़ी कॉमन कंसेप्ट है कि एक कंटेनर में 10 लीटर केमिकल है, इसमें से हमने ठीक है 2 केमिकल है माना ए और बी। हमने इसने कहा कि एक लीटर निकालते हैं, ठीक है, और 1 लीटर ऑफ दिस केमिकल इज रिमूव्ड। 1 लीटर निकालते हैं और 1 लीटर ऑफ केमिकल बी इज प्योर। तो और बी का एक डाल देते हैं। सिमिलरली ये पैटर्न चलते जाता है, 1 लीटर ऑफ मिक्सर रिमूव एंड द बी क्या है डाल देते हैं दोबारा। फिर एक और बार होता है, ये प्रोसेस 3 बार होता है। तो ये क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ पे ए का अमाउंट है ना, हमने मान लिया ये 10 लीटर है, इसको 10 की जगह कुछ भी मान लो क्योंकि आंसर परसेंटेज में पूछा है। हमने माना कि 1000 था, ठीक है। अब ये बी डाल रहा है, ठीक है, तो निकाल तो पूरा रहा है, ठीक है। जब निकालेगा तो इसमें जो ए की क्वांटिटी वो कितनी रहेगी, अगर 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल रहा है यानी कि 1/10, ये इतना निकाला तो कितना बचेगा 9/10 पार्ट बचेगा। तो 9/10 बचेगा, 9/10 बचेगा, 9/10 बचेगा, क्योंकि इसने 3 बार करा है। इससे ये कट गया, कितना आ गया 729। मतलब अब ए का 729 पार्ट है और 20 ने 1000 में से घटाएंगे तो कितना आया 271। तो इतना बी का वॉल्यूम है। तो 271 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आया 27.1%। ये आंसर इसका। तो मतलब ये तो आप मिक्सर एलिगेशन पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी कॉमन कंसेप्ट आता है, जब वो पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक है कि हर डिलीवरी के लिए बॉय को 5 रुपये मिलते हैं, वो फिक्स है। उसने एक माना उसने एंड डिलीवरी करी है, ठीक है, तो उसे 5 रुपये मिलते हैं। तो उसे 5 रुपये मिल के प्लस में 2 रुपये मिलते हैं, हर 1 किलोमीटर के 2 रुपये मिलते हैं। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 10 में 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब बॉय चाहता है कि वो 500 से ज़्यादा अर्न करे एक दिन में, ठीक है। तो वो चाहता है कि 500 से ज़्यादा अर्न करे। अभी देख लिया, हमने कहा कि वो एन डिलीवरी करता है और 5 रुपये लेता है, तो 5 एन प्लस में जो 2 रुपये है मिलते हैं हर 1 किलोमीटर के, और वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी ट्रैवल नहीं करता। मान लीजिए कि वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो ये 5 एन प्लस में 200, ये 500 से ज़्यादा रुपये कमाना है उसने एक दिन में। तो 5 एन की वैल्यू कितनी आ गई 300, और यहाँ पे एन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कितनी डिलीवरी वो डेफिनेटली मिड टारगेट कि वो कितनी डिलीवरी करे। अब यहाँ पे क्या है ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने ये मान लिया कि उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल करा है, जब जाके उसने 200 मिला है।
ये फिक्स नहीं है ना कि वो 100 कर रहा है कितनी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो 60 करेगा तो ये 300, वो 300 ही तो बराबर है 61 करेगा, जब जाके ये 360 रुपये कमा पाएगा, इससे ज़्यादा मतलब कि 500 से ज़्यादा कमा पाएगा। बट ये फिक्स नहीं है ना, मतलब कि 60 करना पड़ेगा इसको, एन की वैल्यू 60 है तो 60 तो आंसर है ही नहीं, तो और क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। सफिशिएंट डेटा नहीं है ना कि उसमें उसने कितनी डिलीवरी करी है, कुछ तो फिक्स होना चाहिए कि उसने 1 किलोमीटर अगर वो फिक्स कर देता तो हम वैल्यू निकाल सकते थे कि मिनिमम इतना, मिनिमम निकाल सकते थे, वो भी इतना नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्ट कितना। ठीक है, तो अगर ये फिक्स कर देता है कि ये 100 किलोमीटर की जगह 100 ही एग्जैक्टली 100 चला है, ये तो हमने माना है कि वो 100 से ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं चाहता है, तो हमने मानना है कि वो 100 ही ट्रैवल कर रहा है जब जाके ये वैल्यू आ रही है, तो ये फिक्स नहीं है, तो इसका आंसर डी है। तो मैंने टोटल इसमें से 80 क्वेश्चन में से क्वांट और रीजनिंग के तो काफ़ी कम ही क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मैंने ये सेट ए का पेपर है, मैंने डाउनलोड करा था सेट ए का पेपर, मैंने पहली बार में 80 में से 30 सोल्व किए थे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देने का मकसद यही है कि हमें सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए हमने ना पैसेज को देखा, ना मैथ्स के हार्ड क्वेश्चंस को सोल्व करे, हमने वही क्वेश्चन करे जो एग्ज़ाम टाइम में डुएबल थे। हमने वो क्वेश्चन नहीं करे कि जो एग्ज़ाम में हो ना सके, मतलब घर पे तो सॉल्यूशन देख के कोई ही कर लेगा, तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्ज़ाम में आप विद इन 1 आवर 50 मिनट में आप सोल्व कर लो। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लगा, वरना 30 गुना हर क्वेश्चन का 2.5 नंबर मिलेगा तो 75 नंबर। यू आर अबव कट ऑफ इज 6-7। तो आप सिर्फ इजी क्वेश्चन करके भी आप सी सेट क्लियर कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल आपने पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड ही नहीं होती कि कैलकुलेशन आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का, मतलब हर एक क्वेश्चन का तो नहीं। देखो 80 में से हमने सिर्फ 30 करो, हम सेफ साइड है आराम से। अभी इंग्लिश के क्वेश्चन भी बच रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन तो इसी साइड में यही करने होते हैं ज़्यादातर, लेकिन जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है जो थोड़ा बहुत सही है तो वो आराम से इजी क्वेश्चन करके, मतलब इजी इन द सेंस ये क्वेश्चन इजी से मॉडरेट वाले सोल्व करें, मॉडरेट से हार्ड वाले मैंने सोल्व नहीं करे। अगर वो करता तो उसमें हर एक क्वेश्चन में 5-6 मिनट जाता, सोल्व होता नहीं होता इसकी गारंटी नहीं है। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 किया, फिर 14 किया, ये तो आखिरी के क्वेश्चन ईजी थे, मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सारे ही हार्ड थे। ठीक है, और मैंने ये क्वेश्चन सारे बिना किसी सॉल्यूशन देखे करा है, सिर्फ खुद से करा है। ठीक है, मैं पहले एसएससी एस्पिरेंट था, अभी मैं एज ए ऑडिटर वर्किंग हूँ यहाँ पे अपना डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट्स में। तो मैंने एसएससी निकाला है, बैंकिंग का एग्ज़ाम निकाला है, तो मैंने उसी नॉलेज पे करा, कुछ अलग से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप भी मतलब कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड ये मैंने सिर्फ सॉल्व किया, मैंने शायद सही से एक्सप्लेन भी नहीं किया, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व ना करके आप गिने चुने फिक्स क्वेश्चन उठाओ, वो सोल्व करो और सी सेट क्लियर करो, क्योंकि सी सेट तो हमारा मेन एग्ज़ाम है नहीं ना, मेन एग्ज़ाम तो GS1 प्रीलिम्स का है, उस पर फोकस करो। सो दैट इज़ ऑल।